हमारी पृथ्वी पर करीब 7.8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। साल दर साल करीब 8 करोड़ लोग इस जनसंख्या में शामिल हो रहे हैं, जिससे धरती पर बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2050 तक मानव जनसंख्या 9 अरब के पार पहुंच जाएगी। हालांकि धरती पर संसाधन सीमित है, इसीलिए जनसंख्या का इस कदर बढ़ना बहुत हानिकारक होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो धरती की मानव जनसंख्या को संभालने की क्षमता जल्द खत्म हो सकती है। मनुष्य को छोड़कर किसी भी अन्य प्रजाति का धरती के अस्तित्व पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक तरफ जनसंख्या का बढ़ना और दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन हमारे भविष्य को खतरे में डाल सकता है। Well, it's already visible in the number of cyclones that we have, in the kind of hurricanes that we are having, and recently we've seen in Uttarakhand all the glaciers melting and causing floods. So these are already visible to us. In the recent years, whatever change we see in terms of the rise in temperature of the surface of the earth is being attributed to the anthropogenic or man-made factors. हम पृथ्वी पर उसकी क्षमता से ज्यादा भार डाल रहे हैं। नतीजा पर्यावरण पर इसके गंभीर परिणाम, जैसे जंगलों की कटाई, बायोडायवर्सिटी को नुकसान और भोजन और पानी की कमी। I think that the climate change crisis is very, very, very severe, but there is also hope that it can be reversed. हम क्लाइमेट सिस्टम में काफी बदलाव देख रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार है वातावरण में मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों का तेजी से बढ़ना। धरती की आबो हवा में पहले भी बदलाव देखे गए, लेकिन जिस तेजी के साथ ये बदलाव अब आ रहा है, इससे पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से पूरे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। It is possible for us to slow down the effects of the climate change. Once we pass the tipping point, then there is no way that we can turn it back. ग्रीन हाउस गैस चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, धरती को गर्म कर रही है। जब भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसी अन्य गैसेस मौजूद होती हैं, तो वो एक ब्लैंकेट का काम करती हैं, जो गर्मी को वातावरण से बाहर नहीं जाने देती, जिससे धरती का तापमान बढ़ता जाता है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बीते 6 साल 1880 के बाद से सबसे ज्यादा गर्म सालों में से हैं, जिसमें साल 2020 सबसे ज्यादा गर्म रहा, जिसमें तापमान में प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से अब तक 1.2 डिग्री की वृद्धि देखी गई। As we are not controlling the population, the rate at which we are using the natural resources is also increasing, and thus our contribution towards the carbon emissions in the world. औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन लेवल 30% तक बढ़ चुका है। हवा में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड 8 लाख साल में पहली बार देखी गई है। दूसरे देशों की तरह भारत भी ग्लोबल वार्मिंग की मार झेल रहा है। देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक विकास बढ़ते एमिशन का एक बड़ा कारण है, जिससे हमारा वातावरण और गर्म हो रहा है। Only way we could induce or increase the sequestration or the carbon capture is by increasing the rate at which we are sequestering and reduce the rate at which we are emitting. And this is possible only if we could continue to control the populations and the total consumption of the natural resources. भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के हिसाब से देश में साल 1901 से 2018 तक तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि आई। इस बढ़े हुए तापमान का मुख्य कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के स्तर का बढ़ना बताया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आने वाले सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च की एक रिपोर्ट की माने तो 21वीं सदी के अंत तक भारत का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका है। The frequency and intensity of heat wave shows the rising trend
in major parts of the heat wave 4 zone, that is Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Telangana, North Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, UP, Bihar. This is called the heat wave 4 zone. So there it is found that the frequency and intensity of the heat wave is showing an increasing trend. Well, even small acts done by an individual, when you call it collectively, they all add up to a big change. So individually what we can do is be water wise, drive less, use more public transport, and of course have smaller families so that we create a much smaller footprint than we used to. दुनिया भर में बढ़ते तापमान के चलते प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। भयंकर गर्मी, पिघलते हुए आइस कैप, ग्लेशियर का कम होना, बाढ़, सूखा, समुद्र स्तर का बढ़ना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक प्रभावों का नतीजा है। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है कि पोलर आइस कैप्स पिघलने लगे हैं। आर्कटिक समुद्र की बर्फ हर दशक लगभग 13% की दर से पिघल रही है और एक्सपर्ट्स की माने तो आर्कटिक की सबसे पुरानी और सबसे मोटी बर्फ की परत में 95% की गिरावट आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ऐसे ही चलता रहा तो साल 2040 तक आर्कटिक में बर्फ ही नहीं बचेगी। दुनिया भर में पिघलते ग्लेशियर्स और बर्फ एक और खतरा बढ़ा रहे हैं, समुद्र का स्तर। साल 1880 से अब तक समुद्र का स्तर 6 से 8 इंच तक बढ़ चुका है। विशेषज्ञों की माने अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो साल 2100 तक समुद्र स्तर 1 से 8 फीट तक बढ़ जाएगा। समुद्र स्तर के बढ़ने से दुनिया भर के तटीय इलाकों के डूबने का खतरा है। समुद्र स्तर के बढ़ने से तूफान के कारण होने वाले नुकसान भी बढ़ जाएंगे। इस समय भारत की जनसंख्या 1.3 अरब है और ऐसा माना जा रहा है कि साल 2026 तक चाइना जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा और भारत पहले। भारत की बड़ी कोस्टलाइन की बात करें तो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में समुद्र का स्तर ज्यादा तेजी से बढ़ा है, जिसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी आजीविका इन कोस्टलाइन पर निर्भर है। Increased temperature is adding into the acidity of the seawater, which is harming the biota. So all the communities that is dependent on the fisheries and other biota is actually facing problems because the seasonality of their reproduction and the availability of resources is drastically changing. The other is the humans are destroying the vegetation that is present in the coastal region. And this is what is actually making them more vulnerable to the cyclones. 7 फरवरी 2021 उत्तर भारत के राज्य उत्तराखंड के चमोली इलाके में नंदा देवी ग्लेशियर टूटकर गिरा था, जिससे धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई थी। ये बाढ़ अपने साथ बांध, घर और कई लोगों को बहा ले गई। चमोली की यह घटना जलवायु में हो रहे बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिससे हिमालय के पहाड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। उत्तराखंड में 2013 में भी बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिससे हुए भूस्खलन और बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। इसका प्रभाव हर जगह है। साल 2018, 2019 और 2020 में केरल में आई बाढ़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। साल 2005 में मुंबई में आई बाढ़ से पूरा शहर थम गया था। 50 सालों में बाढ़ के मामलों में 6 गुना वृद्धि हुई, जबकि महाराष्ट्र में सूखे की घटनाओं में 7 गुना वृद्धि देखी गई है। कोई भी जगह या व्यक्ति जलवायु में हो रहे बदलावों से बच नहीं सकता। Every child that is added to the population adds 9,400 metric tons of carbon emissions.
that is simply due to the lifestyle changing. The lifestyle today is much more gigantic than it was before, and therefore we have to also look at the lifestyle if the same amount of population causes the same amount of carbon emissions. घनी आबादी वाले देशों के बढ़ते तापमान की वजह से हवा से फैलने वाले रोगों का संक्रमण ज्यादा फैलने की संभावना रहती है। शहरों में बढ़ती भीड़ से न केवल पहले से मौजूद बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है, बल्कि अन्य जगहों से आने वाली बीमारियां भी बढ़ रही हैं। दुनिया अभी भी कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से उबर रही है, एक बीमारी जिसने देशों का कामकाज ठप कर दिया। बढ़ती आबादी की वजह से पानी और हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है और ये डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियों के फैलने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। ये बीमारियां आज मनुष्य की मौत की सबसे बड़ी वजह है, किसी आपदा या युद्ध से भी ज्यादा। औद्योगिक सेक्टर में हो रहा विकास, वाहनों के इस्तेमाल और दुनिया भर में भारी निर्माण कार्यों की वजह से हवा दूषित हो रही है, जिसकी वजह से जहरीले पदार्थ हवा में घुल रहे हैं, जिससे अस्थमा, कंजेशन, चेस्ट पेन और कार्डियोवैस्कुलर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। शहरों में आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से कूड़े और गंदे पानी का निस्तारण ठीक से नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि हर तरह की गंदगी जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्युनिसिपल सीवर और केमिकल फर्टिलाइजर के अवशेष नदियों में बहकर उन्हें गंदा कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 40 मिलियन लीटर गंदा पानी भारतीय नदियों में बहा दिया जाता है और लगभग 70% पानी पीने योग्य नहीं है। You know, the water is affected by climate change. We have less and less water that is coming to us and greater demand for water. विशेषज्ञों के मुताबिक साल 2019 में भारत के 21 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से थे, जिसमें 50% वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों से निकला हुआ धुआं है, जबकि 27% वाहनों का धुआं, 17% फसलों के जलाने और 5% पटाखों के जलाने से हुआ था। भूजल के असीमित इस्तेमाल के कारण भारत में पीने के पानी की समस्या भी काफी गंभीर हो चुकी है। साल 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े शहर दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई में भूजल अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2030 तक देश में पानी की डिमांड मौजूदा डिमांड से 2 गुना हो जाएगी, जिससे लाखों लोगों के सामने पानी का संकट पैदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2020 को वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के टेरीज एनुअल फ्लैगशिप इवेंट के अपने संबोधन में कहा था कि हमें पृथ्वी की सेहत को सुधारने के लिए कुछ अलग सोचना होगा और देश की युवा शक्ति में निवेश करना होगा। We have gathered here to talk about the health of the planet. The scale of the challenge we face is widely known, but conventional approaches cannot solve the problem we face. The need of the hour is to think out of the box, invest in our youngsters, and work towards sustainable development. जलवायु संकट के खिलाफ लड़ने वाले राजस्थान के लक्ष्मण सिंह से आपको मिलवाते हैं। लक्ष्मण सिंह ने अपने गांव में जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के लिए मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। ये वो जगह है जिसे साल 1977 में सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। लक्ष्मण सिंह ने गांव के लोगों के साथ मिलकर और युवाओं को ट्रेनिंग देकर लापोरिया गांव को सूखे की चपेट से बाहर निकाला। हमने ये 40 साल पहले से सोच के काम किया था, तो आज हमें सफलता की ओर हैं और हम कोशिश करते हैं कि पूरा राजस्थान या पूरा देश या विदेश में भी इन चीजों को समझे और काम करें। आज राजस्थान के 50 से ज्यादा गांव जल संरक्षण के लिए
लक्ष्मण सिंह के चौका सिस्टम को अपना रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सरकारों से, व्यक्तियों से, संगठनों से ठोस प्रयासों की जरूरत है। इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मॉबियस फाउंडेशन ने पर्यावरण को बचाने के लिए साल 2019 सितंबर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन का आयोजन किया। The International Conference on Sustainability Education, in which 76 countries participated. The result was that a lot more people throughout the world became aware of the necessity of education to actually mitigate the climate change which we are going through. इस सम्मेलन में एक बेहतर समाज का निर्माण करने, उसमें आने वाली चुनौतियों से निपटने और शिक्षा के जरिए रास्ते तलाशने पर जोर दिया गया। Investment has to be made in the sustainability education for youth because they become the future leaders and advocates of sustainable lifestyle. लगभग 40 देशों के 750 से ज्यादा लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें सस्टेनेबिलिटी एजुकेटर्स, लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, टीचर्स और प्रैक्टिशनर्स शामिल थे। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में 15 सेशन हुए, जिसमें से 2 सेशन जलवायु परिवर्तन पर ही रखे गए थे। पहले सेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कार्बन एमिशंस को कम करने पर बात हुई और साल 2023 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना बनाई गई। सेशन में उन तरीकों के बारे में भी चर्चा हुई जिनके माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के सेशन में इस बात पर ध्यान दिया गया कि कैसे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जाए कि वो स्वस्थ और प्रेरणादायक वातावरण बच्चों को मुहैया करवा सके। ये बात बिल्कुल साफ है कि जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन आपस में जुड़े हुए हैं। जनसंख्या को कंट्रोल कर हम न सिर्फ कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी संसाधन जैसे रोटी, कपड़ा और मकान संरक्षित कर सकते हैं। जनसंख्या को कंट्रोल करने पर न सिर्फ हम हेल्थ केयर सर्विस में सुधार कर सकते हैं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था में भी सुधार ला सकते हैं। ये पहला और सबसे बड़ा कदम होगा हमारे सुरक्षित भविष्य की ओर।